सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। एग्रीकल्चर सेक्टर पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए तो पाकिस्तान हर किस्म के कर्जों से आज़ाद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी ज़ायद है, जो कुल मुल्की रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान में हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 30% से भी ज़्यादा है, जबकि मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में किसान दुनिया भर में फी एकड़ पैदावार हासिल करने में इस वक्त सबसे पीछे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात की वजह से मुल्क की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। किसान रहनुमा है, उनके मुताबिक पाकिस्तान के किसान को दुनिया के बाकी ममालिक के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले में सिर्फ 20% सब्सिडी मिलती है। चाइना और इंडिया में सब शोबों से ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारी चाय सिगरेट का सालाना खर्चा 200 अरब रुपए से ज़ायद है, जो ज़्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तंबाकू की फ़ी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान में आला मयार की दालें और खुर्दनी तेल पैदा करने का भी पोटेंशियल मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अब वक्त है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो दे, किसानों को मुराहत और सब्सिडीज़ फराम की जाएँ और बिला सूद और आसान कर्जे दिए जाएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आसान कर्जे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मुल्की ज़राई सेक्टर को तरक्की करनी है तो किसानों को बैंक्स की ज़रूरत है। मुल्क के कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़राई फाइनेंसिंग को हाई रिस्क समझा जाता है। बैंक्स किसानों को कर्ज की पेशकश तो करते हैं, लेकिन शराइत बहुत सख्त होती हैं। अगर किसानों को बैंक्स की जानिब से आसान कर्जे मिलेंगे तो ही किसान ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में गैर मामूली नताइज हासिल हो रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक 50% तक लागत कम करने के लिए और प्रोडक्शन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों को पानी कितना चाहिए, बीज कब बोने हैं, पौधों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, पानी देने के लिए जो मौजू टाइम है या मोटर कब और कितनी चलनी चाहिए, ये तमाम काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में खुराक की पैदावार मजमूई तौर पर तेज़ी से कम हो रही है। स्टेट बैंक ने मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले सेक्टर एग्रीकल्चर के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैंक्स पर जोर दिया है कि काश्तकारों के लिए कर्जे और अदायगियों समेत तमाम माली खिदमात तक आसान और बर वक्त और राह इनको जो हमवार उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि किसानों को फैसिलिटेट किया जा सके। अब ये सब कुछ कितना ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आमिर हयात भंडार साहब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आमिर साहब, जो आपकी इस वक्त एक्सपर्टी है उसको देखते हुए हम दुनिया से इस वक्त कितना पीछे हैं, और सबसे पहले तो जो अपनी ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हो सकेंगी, और फिर हम दुनिया के मुकाबले पर किस तरह आ सकेंगे, अपने एग्रीकल्चर को ऊपर किस तरह ले जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की। और जो आपने इंट्रो में जिस तरह बताई कि हम दुनिया में अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसके मुताबिक जितनी हम ज़राअत के अंदर पैदावार ले रहे हैं वो शायद आधी से भी कम होगी। कुछ फसलों में तो हम उससे भी पीछे होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमें इसका जो हल है वो पूरी एक वैल्यू चेन के अंदर निकालना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में एक मुसम्मम हकीकत है कि जब आप ज़राअत की बात करते हैं या किसी बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो उसमें बैंक्स का और लोन्स का किरदार बड़ा अहम होता है। अनफॉर्चुनेटली स्टेट बैंक शुरू से ही ये कहता चला आ रहा है कि ज़राअत ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बैंक्स को जोर देना पड़ेगा आसान और कम सूद के ऊपर कर्जों पर। लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे, स्पेशली जो छोटा किसान है उसके लिए ये सहूलियात। हमने अभी पिछले दिनों कुछ देखी हैं कुछ बैंक्स की तरफ से कि हम स्मॉल फार्मर्स के लिए जो कम सूद है उसके ऊपर और कुछ बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट फार्मर्स की प्रोड्यूस है उसको ख़रीदने की भी एक सहूलत फराहम की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि उनकी शराइत इतनी सख्त
और उनके लिए जो गारंटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि छोटा और दरमियाने तबके का जो काश्तकार है वो शराइत पूरी नहीं कर सकता। और जहाँ तक जो शराइत पूरी नहीं कर सकता, फिर जो कर्ज वापसी का मामला है वो उससे भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। देखिए, जब आप किसान की बात करते हैं तो उसकी जो आमदन है वो कोई 4 माह के बाद या 6 माह के बाद आती है, या शायद उससे भी बाद, और फिर उसको फाइनेंस की जरूरत होती है जो वो अगली फसल के ऊपर भी लगाएगा। जब हमारे बैंक्स जो हैं वो उन मामलात के ऊपर सख्ती करेंगे और उनसे एज अर्ली एज पॉसिबल पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे, तो वो कोई वायबल बिजनेस मॉडल नहीं रहेगा। देखिए, दुनिया जो जिद्दत की तरफ जा रही है, जैसे आपने अभी तारुफ में बताया कि दुनिया अपनी एग्रीकल्चर और ज़राअत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि फूड को सिक्योर कर सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के मामलात के अंदर पीछे है, बल्कि हम जो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के मुताबिक 5वीं वल्नरेबल कंट्री हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होती है। अब जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारी जो ऑपरेशन विंडो है वो शॉर्ट हो जाती है, मौसमों का दौरानिया कम हो जाता है, जो काम करने की सलाहियत है वो मजबूर हो जाता है किसान मैकेनाइजेशन की तरफ आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जदीद मशीनरी, इसके ऊपर भी काम तो हो रहा है, लेकिन वो इतना महंगा है कि छोटा और दरमियाने दर्जे का काश्तकार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको दूंगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2 कार्ड्स मुतारिफ करवाए, एक किसान कार्ड और एक लाइव स्टॉक कार्ड। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए और बैंक्स के लिए कि इस तरह की स्कीम्स लेके आए जिसमें जो छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकार हैं उनको लोन्स की आसान रसाई हो, जिसके लिए गारंटी कम से कम हो और कम से कम 6 से 7 महीने का उसका रिटर्न का पीरियड हो, जिससे वो आसानी के साथ अगली फसल को भी बो सके और बैंक्स को जो वो कर्जा लिया है वो भी वापस कर सके और आने वाली जो अपनी इकोनॉमी है उसके ऊपर बेहतर अंदाज में असरअंदाज हो सके। तो अब आमिर साहब, ये अब इस वक्त जो हमारी बुनियादी जो 4 फसलें हैं जिसमें गंदम, गन्ना, कपास, चावल, अगर हमें ज़रूरत क्या हम इन्हीं पर जोर दें और इन्हीं के हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, या फिर हम मल्टीपल और भी दूसरी फसलों के बारे में भी सोचें? चूँकि जो मुश्किलात हैं किसान की, अभी हमने पूरा एक गंदम वाला चैप्टर देखा कि वो किस तरह से उनको उस प्राइस जो गवर्नमेंट की तयशुदा प्राइस थी उस पर वो नहीं मिल सका। किसान का मोराल भी अगली बार के लिए डाउन होगा। अगर वो बैंक से कर्जा भी लेगा तो वो किस बुनियाद पर ले, उसे गारंटी नहीं होगी कि वो वापस कर भी पाएगा नहीं पाएगा। तो हमारी हुकूमतें भी उस हद तक इस पूरे सिलसिले में संजीदा हैं और ताउन कर रही हैं, या वहाँ पर भी थोड़ी सी लैकिंग है कहीं? देखिए, इसमें जो इस दफ़ा का जो मामला है उसमें हमने एक चैलेंज ज़रूर देखा, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2023 के तनाज़ुर में भी, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था और जो पॉलिसीज़, जब गंदम की बुवाई हो रही थी उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट थी, और जब गंदम की जो कटाई हुई उस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो पॉलिसी का तसलसल वो उस तरह से नहीं रह पाया जो कि होना चाहिए था। और शायद इंटरनेशनल इदारों के भी कुछ ऐसे मामला थे कि जो गवर्नमेंट्स थी वो उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, जब आप गंदम की बात करेंगे तो गंदम हमारा स्टेपल है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। अभी हम देख रहे हैं 2025 का जो साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि गंदम के मामलात किस तरह से हल होंगे और किस तरह से आगे चलेंगे। हाँ, दूसरी फसलें जिनकी आप बात कर रहे हैं, कपास, गन्ना, चावल, मकई, ये इसके साथ हमारी 5 जो बड़ी फसलें हैं, इनके ऊपर सबसे पहले तो ये काम करने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, जब भी आप किसी फसल की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, तो ज़मींदार सिर्फ रॉ प्रोड्यूस उगा सकता है, उससे आगे का काम जो है वो इंडस्ट्री का है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी पिछली वैल्यू चेन को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए। देखें, जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं उनको R&D के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा जो फार्मर्स के लिए बुनियादी तौर पर बेहतर बीज बना सके, हमारी जो मैनेजमेंट की, क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है उनको बेहतर कर सके, मैकेनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो सेंसर्स और जो सॉइल और एनालिसिस और मॉनिटरिंग की चीज़ें हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, वो है टेबल पर बिठाने का। वहाँ पे इंडस्ट्री को भी बिठाना पड़ेगा, बैंक्स को भी बिठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के इदारों को भी बिठाना पड़ेगा और हमारे किसानों को भी बिठाना पड़ेगा, जिससे बहुत बेहतर अंदाज में काम करके एंड प्रोड्यूस के ऊपर काम किया जाए, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी हो और हम एक बिजनेस मॉडल के तहत एग्रीकल्चर को लेकर चलें, जिससे ना सिर्फ हमारी फार्मर की आमदनी में इजाफा हो बल्कि हमारी जो कौमी मईशत है उसमें भी इजाफा किया जा सके। और ये जो अभी एक जो बुनियादी तकाज़े हैं ज़राअत के, अभी तो हम ये उसी पर बात कर रहे हैं, अभी हमने इसमें किसी जदीद टेक्नोलॉजी को नहीं ऐड इन किया है। जिस तरह दुनिया इस वक्त बहुत आगे जा रही है और हम अभी तक जो हमारे रिवायती तरीके हैं उसी में हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये उस जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमें अडॉप्ट करना होगा। पहले अपने इन बुनियादी तकाज़ों को पूरे करें, एक किसान की ज़िंदगी को आसान बनाएं,
और फिर हम उस तरफ सोच सकते हैं, या पैरेलल भी ये चीज़ें आगे रन हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल पैरेलल रन हो सकती है। मैंने इसीलिए तो आपको इंडस्ट्री की मिसाल दी। जब इंडस्ट्री अपने आप को जिद्दत की तरफ लेके जाएगी तो अपनी जो वैल्यू चेन है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी काम करेगी। आपको बैंक्स और इंडस्ट्री इनको साथ मिला के काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप फार्मर की बात करेंगे तो फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो ऐसी सर्विसेज इस्तेमाल कर सके, खास तौर पर स्मॉल और जो दरमियाने और छोटे तबके का फार्मर है, कि वो इतनी महंगी अशिया आपको इस्तेमाल में ला सके और अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सके। एक चीज जिसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत होगी वो है लोकलाइजेशन। जो आपकी ये जो महंगी टेक्नोलॉजी और मशीनरीज हैं, ये इसलिए महंगी हैं क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। हमें लोकल जो अपनी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो सरकार के इदारे हैं, सूबों की गवर्नमेंट और मरकज की गवर्नमेंट को मिलकर इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए लोकलाइजेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ हम कम कीमत और कम लागत में अपनी टेक्नोलॉजी जो ज़राअत की है उसके ऊपर काम कर सकेंगे, बल्कि हमारी जो मैन पावर है और ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर भी काम किया जा सकेगा। और ये सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट एनी मोर। आपके पास टाइम नहीं है। हमने कोरोना के अंदर देखा कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी के मामला थे वो सबसे अहम थे। पूरी दुनिया उस वक्त ये कह रही थी कि हमें अपनी अपनी रोजी कमानी होगी, हमें अपनी अपनी गंदम और खाने की चीज़ें उगानी होंगी, और हमारे पास तो हर सहूलत मौजूद है, बस थोड़ा सा इनलाइन करने की ज़रूरत है, साथ बैठने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तो आमिर साहब, लोकलाइजेशन से आपकी मुराद जो क्या प्राइवेट सेक्टर का इस तरफ अभी तक क्या रुझान नहीं है आप? क्योंकि हम अभी तक बात कर रहे हैं कि हमें अभी साथ बिठाना होगा, तमाम स्टेक होल्डर साथ मिलकर बैठें, कोई ऐसा प्लान, कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि आगे उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो ये माजी में हमें इसकी लैकिंग क्यों नज़र आ रही है? ज़राअत को इस हद तक क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अब हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ रहे हैं? बैंकिंग का सिस्टम एक तवील अरसे से चलता चला आ रहा है, ना उस निज़ाम को अभी तक आपस में कनेक्ट किया जा सका कि किसान और बैंक्स का एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाए कि उसमें फिर हमें इन कार्ड्स की ज़रूरत ही ना पड़ती, या इंडस्ट्रीज़ का रोल तो बाद में आता है, पहले वो बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए। देखिए, बैंक्स को मैं वही तो आपको शुरू में अर्ज़ किया कि स्टेट बैंक ये कहता है कि किसानों के लिए जो कर्ज़ों की शराइत हैं वो कम से कम और आसान से आसान रखी जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं वो बगैर किसी क्रेडिट गारंटी के कोई लोन देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं तो आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है। आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड या कोई जो आसान फाइनेंस है वो मिल जाता है। लेकिन जब आप किसान की बात करते हैं तो ताल्लुक उसका भी वैसा ही है। उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी नौकरी पेशा बंदे से, लेकिन उसको पहले फ़र्ज लेके जानी पड़ेगी, फिर गिरदावरी अपनी शो करनी पड़ेगी, फिर उसकी गारंटीज़ जो है वो शख्सी ज़मानतें होंगी, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो फिर मैनेजर है या उसका जो ऑपरेशन और क्रेडिट लाइन है वो आगे जाके उसको सिक्योर कर पाएगा। हमें क्लीन लैंडिंग की तरफ, और ये काम स्टेट बैंक और गवर्नमेंट कर सकेगी, उनको साथ मिलाकर, ताकि आसान से आसान और बेहतर से बेहतर कम सूद के अंदर हम वो कर्जे फराहम कर सकें छोटे और दरमियाने किसान को, जो उसके लिए आसान हो। अब 3 महीने के बाद अगर कोई फसल नहीं आती, आपकी कम से कम फसल तो 6 माह ले जाती है, तो वो 3 महीने के बाद कैसे पैसे जमा कराएगा? फिर जो आपकी लिमिट्स थी, अगर वो आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए पर एकड़ थी, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो 200% इजाफा हो चुका है। तो ये साथ मिलकर काम करना होगा, और बैंक्स की जिम्मेदारी शायद सबसे ज्यादा होगी इस मामले के अंदर कि वो इस वैल्यू चेन में अपना हिस्सा डालें। अच्छा, और आसान से आसान के साथ कता कलामी की माज़ा, लेकिन जो एनवायरनमेंट चेंज के इस वक्त असरात हैं, क्या वो बैंक्स की शराइत जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त हैं उसकी बुनियादी वजह है? चूँकि उससे पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कभी ज़रूरत से ज़्यादा सैलाब आ गया या कभी बहुत तबाहकुन बारिशें हो गई, तो उससे फिर बैंक्स के पास वो गारंटी नहीं रहती कि अगर किसी की फसलें तबाह हो गई तो वो जो उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैसे उसको वापस करेगा। तो ये एनवायरनमेंट चेंज का इशू भी इससे कनेक्टेड है, फिर साथ उसके स्टेक होल्डर्स को भी लेकर बैठा जाए। देखें, क्लाइमेट चेंज का इशू तो है ही है, और वो हम खैर बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका रोल बड़ा अहम है। और गालबन स्टेट बैंक की एक पॉलिसी भी है कि जब ज़रूरी कर्जा कोई मंजूर होता है तो उसमें जो इंश्योरेंस है वो लाजमी करार दी जाती है। लेकिन अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंश्योरेंस को उस तरह से क्लेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें सरकार का इदारे जो हैं वो क्या कहते हैं और बैंक्स उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, जो क्लाइमेट के चेंजेस हैं वो तो अब आ चुके हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। फूड सिक्योरिटी को हल करना है, इनके मामलात को तो सीधा करना पड़ेगा। ये हम बहाना नहीं बना सकते कि चूंकि मौसमियाती तब्दीलियों का असर है तो हम किसानों को कर्जा नहीं देंगे।
देखिए सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और शायद ये अब हम पर और बैंक्स पर और हमारी गवर्नमेंट पर और सारे जो इदारे हैं और इंडस्ट्री उनके ऊपर शायद ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी कि इनके सॉल्यूशन उस तरह से निकालें कि हमें जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उनसे कम मुतासिर होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना पड़े, क्योंकि जब कोई भी, जिस तरह अभी आपने फ्लड्स का जिक्र किया, जब फ्लड आता है तो उससे सिर्फ किसान तबाह नहीं होता, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन तबाह होती है और उसका असर आपकी जो फूड सिक्योरिटी नेशनल है उसके ऊपर आता है। सही। और आमिर साहब, अब जिस तरह अगर किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है तो उसका भी एक फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा इस पूरे सेक्टर पर। अब वो बोझ एक किसान तो नहीं उठा सकता, उसके लिए फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। एक बार आप कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें तो वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है, उसका फ़ायदा तो आप आगे तक उठा सकते हैं। तो अब ये वाला बोझ कौन उठाएगा? ये इसके लिए भी किसी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने का सिलसिला जारी है। जी, ये इसको मैं बोझ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके फ़ायदे आपको फ़ौरन नहीं मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे होंगे तो उसके सर्टनली कुछ ना कुछ फ़ायदे जो है वो प्रोडक्टिविटी की सूरत में, क्लाइमेट के नुकसानात को बचाने की सूरत में, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की सूरत में निकलते चले आएंगे, और ये साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो अडॉप्ट होता चला जाएगा। असल मसला है कि अडेप्टेशन किस तरह से करनी है एंड हु इज़ गोइंग टू पे द बिल, जो आपने बात की। अब उसमें इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मिल बैठना पड़ेगा, और इसमें इंडस्ट्री का रोल और बैंक्स का रोल शायद हुकूमत से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपना अपना हिस्सा सबको डालना पड़ेगा। सिर्फ सब्सिडी के ऊपर जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना पड़ेगा फार्मर्स के लिए भी और अपनी इकोनॉमी के लिए भी, तब जाकर हम इन मामलात से बेहतर अंदाज में निकलने के काबिल होंगे। आमिर याद भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। तो आमिर साहब, अब हम जब बात करते हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी में बड़ी आगे चली गई है और उससे खर्चे भी बहुत कम हो रहे हैं, कुछ ममालिक ने अपने एग्रीकल्चर के 50% कॉस्ट को कम कर लिया इससे, तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और उसके फ़वाइद आप भी ज़रा बता सकें ताकि जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके इस सिलसिले में। देखें, टेक्नोलॉजीज तो खैर बहुत सारी हैं। अगर हम बेसिक लेवल की बात करें तो आपका जो लेज़र लैंड लेवलर है यही बहुत हद तक पानी की बचत कर सकता है, लेकिन अगर हम जिद्दत की तरफ जाते हैं तो हमें सैटेलाइट जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स स्पेशली, जिससे हॉटस्पॉट जो है वो बीमारियों के हम देख सकें कि पूरे एक फील्ड के अंदर अगर 50 एकड़ का फील्ड है तो उसमें पर्टिकुलरली किस एरिया के अंदर जो है वो बीमारी आ चुकी है, ताकि उसी को फिर अनआर्म्ड यूएवी जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए स्प्रे किया जा सके और हमारी जो केमिकल की कॉस्ट है वो कम हो। इसी तरह हम सैटेलाइट के ज़रिए वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर की जो यूटिलिटी है उसकी तरफ देखकर उसको प्रिसाइजली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ना सिर्फ हमारी पानी की बचत होगी बल्कि जो हमारी खादें हैं उनका इस्तेमाल आसान होगा। इसी तरह जो हमारे सेंसर्स हैं उससे जो पानी की ज़रूरत के साथ साथ जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं कि खादें कौन सी कितनी डालनी है, इसके अंदर आसानी होगी। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ट्रैक्टर्स की एडवांस जो मैकेनाइजेशन है वो हमें उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जो अनफॉर्चुनेटली ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी जो जदीद ट्रैक्टर्स हैं उनके अंदर प्रिसीजन मॉडल्स आ चुके हैं, जिससे जिस तरह आप अभी स्टार्ट में बता रहे थे कि फासला कितना होना चाहिए, कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज और कितनी डेप्थ पे लगाना है, ये वो प्रिसाइज और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जिनके ऊपर काम करके ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है बल्कि इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इजाफा हो सकता है। और ये फ़ायदा सिर्फ किसान के लिए नहीं होगा, ये हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको हल करने में मदद मिलेगा, और जो हमारी एक्सेस एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, आज जिस तरह आपने अभी नंबर्स दिए कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर हैं, जो हम ग़िज़ाई अज्जा भी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, अजनास को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारी जो ज़र मुबादला है और जो हमारे जो मुल्क की इकॉनमी है उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये मेरे ख्याल में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर फौरी काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारी जो एक और बड़ा काम किया जा सकता है वो मंडियों के निज़ाम के अंदर जो ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज करके जो आपकी डेटा है वो हासिल किया जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कितनी चाहिए। फिर स्टोरेज के मामला जो हैं वो हल करने की ज़रूरत है। कोल्ड वैल्यू चेन जो है
और कोल्ड सप्लाई चेन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिर्फ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो ही बिलियंस के अंदर है। 2019 की गालबन नेशनल डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट थी कि $1 अरब के हमारे सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हॉर्टिकल्चर के थे, वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर के। हमारे पास स्टोरेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी तरह हमारे ग्रेन्स के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उनको कम करके बेहतर काम किया जा सकता है। और आमिर साहब, इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हमारे यहाँ मौजूद है, यानी हमारा एक किसान इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगा, या उसके लिए भी किसी अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अभी तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर आना है और फिर लेकर आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो ये दो अलहदा चैलेंज हैं, या ये एक ही चैलेंज के तौर पर हम इसको लेंगे कि बस टेक्नोलॉजी हम ले आएँ, किसान हमारा उससे कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये एक ही चैलेंज को हमें देखना पड़ेगा। देखिए, हमारा किसान जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसको शायद ये टर्मिनोलॉजीज तो ना समझ आए अगर हम देहातों की बात करें कि एडेप्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सेंसर क्या है, लेकिन जब आप उसको बताएंगे एज ए बिजनेसमैन तो वो समझता है। और अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देखें जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो वो फार्मर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। जब किसी फार्मर के पास वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो अगले साल आप देखेंगे कि हर फार्मर उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इज फाइनेंस, प्रॉब्लम इज इकोनॉमी, प्रॉब्लम इज प्रॉफिट। अगर किसी फार्मर को किसी एक चीज के अंदर प्रॉफिट नजर आ रहा है तो वो लाजमन उसकी तरफ जाता है। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी कम कीमत पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, बाकी मामला जो हैं वो खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। और आमिर साहब, जब SIFC के सूरत में अब एक बड़ा ही मौसर मुतारिक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जिसका जोर भी पूरा ये था कि हम अपने ज़राअत के सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज रखेंगे, तो उसके आने के बाद अब कितनी चेंजेस और कितनी अब उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल होंगी? देखिए, नंबर्स तो बड़े पॉजिटिव हैं। जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में बात की थी कि जो मसले हमारे हैं ये फाइनेंस के, हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये अभी भी क्यों हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह हमने गंदम की बात की कि इंटरम सेटअप के अंदर और पॉलिसी थी और गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो SIFC के आने से हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको नज़र आएगी। अभी आप देखें कि 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स SIFC की नज़र आती हैं वो आगे जाकर हम शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकेंगे कि क्या क्या नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस किस तरह से हम इसको जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर कितना प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आया है। क्योंकि SIFC का जो ज़्यादा जोर था वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट लाने पर था, तो क्या कुछ बैरून ममालिक से इन्वेस्टमेंट के लिए ममालिक को या उनकी कंपनीज़ को या कुछ बिजनेस की इंडस्ट्रीज़ को राज़ी किया जा रहा है, या लोकल इन्वेस्टर्स का भी मोराल और उनकी भी तवज्जो इस जानिब दिलाई जा रही है? देखिए, दोनों चीज़ें ही जो हैं वो इकट्ठी चलेंगी। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि जब एक पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट हो जाती है तो उस वक्त एतमाद बढ़ता है, और जब एतमाद बढ़ता है तो फिर लोकल और जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं दोनों का बढ़ता है। और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है वो एक काबिल अमल सिचुएशन है जिसके अंदर काम कर कर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर अंदाज में आगे एग्रीकल्चर को लेके जा सकेंगे, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि मुल्क की मईशत के लिए। सही। और वो जो क्लाइमेट चेंज वाला हमारा एक थोड़ा सा गुफ्तगू वो भी अधूरी रह गई थी कि अब उसके असरात से बचने के लिए या उसके असरात को कम करने के लिए, मुकम्मल बचना तो नहीं पॉसिबल, आलमी सतह पर भी बहुत लॉन्ग टर्म प्लान इसके बनाए जा रहे हैं, कोई 10-10 साल की मनसूबाबंदी है, और पाकिस्तान या दीगर तरक्की पजीर ममालिक को उसका कोई ख़ास फौरी तौर पर फ़ायदा होना भी नहीं है। तो ये इस चैलेंज से फिर हम कैसे इस वक्त निपट सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, बैंक्स भी उस तरीके से इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या कॉपरेशन नहीं कर रहे, तो जो चैलेंजेस हैं हमारे एक आम किसान के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया उस वक्त एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है और एडेप्टेशन की कॉस्ट होती है। मैं अक्सर एक मिसाल भी आपको नज़र आती होगी कि बारिश जब आ रही हो तो आप जो छतरी खोल के बाहर निकलते हैं वो छतरी एडेप्टेशन होती है। अब वो उस छतरी की कॉस्ट है। अगर आप फार्मर्स की बात करेंगे तो जब फार्मर्स को हिट होती है, और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एमिशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल ना होने के बराबर। ये दुनिया का कच्चा चिट्ठा है जिसकी वजह से हम जो है इस नुकसान को हर साल जो है वो बेयर करते आ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ों के ऊपर काम करने की एक साथ ज़रूरत होगी। एक तो हमें ग्लोबल जो, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने COP29 में बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को ज़रूरत होगी दुनिया की मदद की क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और साथ ही साथ हमें लोकल लेवल के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी मदद से एडेप्टेशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लोगों को मिलकर जो कोऑपरेटिव्स की सूरत में किसानों को
टेक्नोलॉजी से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और अगेन आई से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सही। टेक्नोलॉजी को लोकल सतह के ऊपर किसानों तक रसाई देना, गवर्नमेंट की मदद से ये शायद प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर और जल्दी कर सकेगा। फैसिलिटेशन विद द जो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन है या SIFC जैसे इदारों की फैसिलिटेशन है, उनकी मदद से। और एक आखिरी सवाल आमिर साहब, इसमें जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, जो नेशनल रिसर्च काउंसिल एग्रीकल्चर के लिए बनी हुई है या इस जैसे और इदारे जो पैरेलल काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्च इस वक्त कितनी कारामद साबित हो रही है? वो कितनी इन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की सजेस्ट इस वक्त गवर्नमेंट को कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त आप इस सेक्टर में कैसे देख रहे हैं? कोई वैल्यू एडेड वो चीज़ कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, जो सरकार के इदारे हैं ना जी, वो काम तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वैरायटीज़ वो डेवलप करते हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है। किसानों की जो बीज बनाने के जो अवामिल हैं, और हमें बहुत सारे ऐसे बीज जो है वो मुख्तलिफ फसलों के अंदर देखने को मिले भी हैं जो दुनिया से सस्ते हैं, जो इम्पोर्टेड हम सीड्स या हम जो इम्पोर्टेड जो मल्टानेशनल कंपनीज हैं उनके सीड्स की निस्बत कम कीमत पे दस्तयाब हैं, और उनकी जो एडेप्टिव जो कैपेसिटी है या जो माहौल के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस है वो शायद ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगेन उसके लिए भी आपको शायद सिर्फ क्योंकि हम एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हम हर बात की तरफ गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो सब्सिडी देगी तो कुछ होगा। नो डाउट गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरे वैल्यू चेन के लोग हैं उनका भी साथ बैठकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वो एक स्टीयरिंग बॉडी ज़रूर अमल करना चाहिए, स्टीयरिंग के तौर पर काम करना चाहिए। और टैक्सेस स्पेशली हमें जिन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि जो टैक्सेस हैं वो हमें जो ज़राअत के मामलात के अंदर कम से कम रखने पड़ेंगे, स्पेशली जब आप इनपुट्स की, सीड्स की, रिसर्च की बात करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारों को हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ थ्रू गवर्नमेंट लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हयात भंडारी साहब, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर, एक और मेहमान के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जारी माशी जमूद के बाद अब माशी मैदान से कुछ मुस्बत खबरें भी आना शुरू हो गई हैं और बहाली का अमल अब तेज़ हो रहा है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहने का सिलसिला मुसलसल चौथे महीने भी जारी रहा है और नवंबर में सरप्लस 72 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा है, जो मार्च 2015 के बाद सबसे ज़्यादा है। इस रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान सरप्लस 94 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। इंपोर्ट्स की कमी हुई, मुल्की एक्सपोर्ट्स तरसीलात ज़र में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ FDI भी माली साल के पहले 5 माह में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 31.3% ज़्यादा है। चाइना सबसे पाकिस्तान में इस वक्त बड़े सरमायाकार के तौर पर पहले नंबर पर मौजूद है और फिर उसके बाद हांगकॉन्ग भी है, बरतानिया है, स्विट्ज़रलैंड है और कनाडा ने भी एनर्जी, माइंस एंड मिनरल्स और बिजनेस में बराह रास्त सरमायाकारी की हुई है। लेकिन कुछ माशी माहिरीन अभी भी मुल्की मईशत को लेकर कुछ तशवीश में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक मुल्की मईशत के लिए गैर मुल्की अदायगियाँ एक बड़ा चैलेंज हैं। पाकिस्तान को माशी महाज पर जिन अहम तरीन चैलेंजेस का सामना है उनमें IMF के प्रोग्राम को सख्त हालात में मुकम्मल करना, महंगाई और शरह सूद में मजीद कमी और इंटरनल डेट पर इंटरेस्ट की मद में अदायगियों में होशरुबा इजाफा है। एक्सटर्नल डेट की अदायगी का शदीद बहरान है। करंट अकाउंट खसारा, बिजली और गैस सेक्टर में भारी गर्दिशी कर्जा, नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारे और टैक्स शॉर्टफॉल ने हुकूमत की परेशानी में मजीद इजाफा करती है। अब रवा साल के जो इब्तदाई 5 महीनों के दौरान पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मालियाती अकाउंट के सरप्लस में बड़ी कमी आई है, जो 3598 से कम होकर 1282 मिलियन डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर्स की कम ग्रोथ हुई है। अगर फाइनेंशियल अकाउंट में कमी ना आती तो ज़खायर तकरीबन 14.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब पहुँच जाते, जो तकरीबन 3 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी होते। गुड्स एंड सर्विसेज के तिजारती खसारे में 7.3% का इजाफा हुआ, जिसकी वजह इंपोर्ट में 8.4% का इजाफा है। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों में मनफी ग्रोथ है। कपास और गंदुम समेत अहम ज़रूरी फसलों में कमी की वजह से GDP में ग्रोथ का इम्कान भी मुश्किल लग रहा है। तो अब ये पूरी सूरत हाल है। ऐसी सूरत में FDI को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पिछले 5 माह में जो इजाफा हुआ है वो पिछले साल की निस्बत तो इजाफा है, लेकिन ओवरऑल क्या एक अच्छा इजाफा कहलाएगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
हमारे मुल्क की इस वक्त बड़ी कोशिश है किसी तरह आ सके और बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में आ सके, लेकिन वो फिगर उस तरह से हाई हो नहीं रहा जिसकी हम उम्मीद लगाते हैं, या जितने MOUs हमारी हुकूमत साइन करती है। कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर से हो या फॉरेन इन्वेस्टर से हो, उसका दौरानिया जो है वो तकरीबन 5 से 10 साल का होता है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर जब अपना कोई नई फैक्ट्री लगाता है या ख़रीदता है या कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करता है, तो उसको कम से कम 5 से 10 साल का जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए कि उस दौरान हालात क्या रहेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अब आप ये देख लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में फुकदान रहा है एक कई तवील अरसे से। पॉलिसी का भी ये मामला है कि चूँकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी आप जानते ही हैं कि अब जाके हमारा डॉलर जो है इस साल पिछले 6 महीनों में कुछ स्टेबल हुआ है, वरना 150 से 200 पे हम लोग 150 से ढाई तकरीबन 300 पे हम लोग आ गए थे। एक वक्त में 300 से भी क्रॉस कर गया था ये। तो जब तक आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर तो मिसाल के तौर पर अगले 6 महीने या साल ये कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि आपके करंट अकाउंट कंट्रोल में रहता है, आपकी बाकी मामला ठीक रह सकते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो मुल्क को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए फेवरेबल अंदाज में देखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद एक बार जब कोई इन्वेस्टर किसी FDI की ट्रांजैक्शन देखना शुरू करता है, तो उसके बाद तकरीबन 1 साल उसमें लगता है उस ट्रांजैक्शन को मटीरियलाइज होने में। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगले 6 महीने से साल तक ठीक रहे, तो उसके नताइज FDI में अगले 1.5-2 सालों के अंदर हमें नज़र आना, नंबर्स के अंदर 1.5-2 सालों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि FDI इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी आप जानते हैं कि अभी भी जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और जो बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे या उनके कुछ बयानात वगैरह चल रहे हैं, उसके हवाले से भी लोगों के जहन में कुछ खदशात मौजूद हैं कि जनवरी के बाद जो है, अभी आपने देखा कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी सैंक्शंस लगी, तो ये एक जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी हमने ये देखना है कि अगर नई हुकूमत जब अमेरिका के अंदर आएगी तो उसके पाकिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात कैसे होंगे, वो किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट को, रेमिटेंसेस को, तमाम मामला को देखेंगे, तो उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उसको एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो सारे मामला ठीक रहें, तो तब जाके अगले 1 साल के अंदर हमें FDI के नंबर्स में शायद कुछ बेहतरी नजर आएगी। तो नुमान साहब, जिस तरह आपने करंट अकाउंट को भी कंट्रोल किया, कि वो भी एक रियल और हकीकी और लॉन्ग टर्म तरीका है कि हमने इंपोर्ट्स को कट कर दिया और फिर हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट इस वक्त कंट्रोल में, हमारा सर्कुलर डेट किसी भी सूरत कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, टास्क फोर्सेस बन गई, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो डेट मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो भी अभी कोई आने वाले चंद हफ्तों या 1-2 महीने में तो नहीं हमें बेहतर होता नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस वक्त कितना बड़ा एक ख़तरे के तौर पर देख रहे हैं कि FDI के सिर्फ MOUs तो साइन होते रहेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड हम फिर कोई बड़ा चेंज नहीं देख सकेंगे। MOUs तो हम पिछले 50 सालों से या 70 सालों से साइन कर रहे हैं। तो MOUs से दुनिया के किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें हैं जिन्होंने अब MOU साइन करना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि MOU से कुछ भी नहीं होता। MOU से उनका मतलब, MOU का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको दूसरे मुल्कों में घूमने फिरने का सरकारी खर्चे पे मौका मिल जाता है, तो वो घूम फिर सकते हैं, जाएं और मुल्कों को देखें, सब कुछ करें। इसके अलावा MOUs का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक MOU डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, वो ट्रांजैक्शन या प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर होती है। और जैसा कि आपने कहा खुद ही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं। अभी आपने देखा ये कुछ वहाँ से कुछ बयानात इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोगों की तरफ से कुछ जो बयानात आए हैं, वो इस बात के सवालात उठा रहे हैं कि उसकी तो क्या पॉलिसी डायरेक्शन क्या होगी या क्या हो सकती है, क्या मुमकिनात हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अभी आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी जो रूलिंग और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनके दरमियान भी काफ़ी सारे मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे, उसमें भी ऊपर नीचे की फ़िज़ा है। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सिचुएशन, और इसको जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप देखें पिछले 6 महीनों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही फोकस कवरेज दी है। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो पाकिस्तान का जो तासुर है वो एक पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री के तौर पर उभरा है। तो अब मसला इसके अंदर ये भी होता है कि हमने देखा कि वो तमाम कंट्री जो पॉलिटिकली इनस्टेबल थी या जहाँ इशूज़ चल रहे थे, जैसे कि सीरिया के मामला आपके सामने हैं, ईरान वगैरह के जो, और इसराइल की जो रिलेशन, वो भी आपके सामने। उसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लोकली भी जो है ना अनरेस्ट भी हुआ है, प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लोगों की तरफ से बैकलैश भी आया है।
तो पाकिस्तान के अंदर भी एक खदशा लोगों के दरमियान ये मौजूद रहता है, तो क्या क्या पाकिस्तान में भी तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप ये भी देखें कि हमारे बाज़ हमारे जो KPK और बलूचिस्तान के सूबों में हालात जो है, रोज़ाना खबरें आती हैं कि हमारे शहदा, हमारे जो है ना फ़ौजी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, ये हर थोड़े दिन बाद ये खबरें आ रही होती हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया इसको भी बड़ी तेज़ी से कवरेज दे रहा है, बड़ा फोकस कवरेज दे रहा है। अब होता ये है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको ये नहीं पता कि अगर ये शहादतें हो रही हैं, जो मामला तय पा रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर हैं या ये मेन स्ट्रीम इलाकों के अंदर हैं। इसके अलावा भी आपने कुछ अर्सा पहले देखा कि चाइनीज़ के ऊपर एक हमला भी हो गया था यहाँ पे। तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसका जो मैं समझता हूँ कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, और जो कवरेज भी इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को दी है वो बहुत ही नेगेटिव दी है। ऐसी सूरत हाल में कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए FDI को अट्रैक्ट करना वो बहुत ही मुश्किल होगा। अभी आपने देखा था कि PIA की प्राइवेटाइजेशन में कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इससे अंदाज़ा होगा कि एयरलाइन के अंदर कोई नहीं आ रहा तो बाकी इदारों के अंदर FDI में कैसे आएगा। क्योंकि होता ये है कि FDI के भी दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है कि जो आप मौजूदा इदारे हैं उसके अंदर उसको आप बेच के पैसे उठाते हैं, और दूसरा ये होता है कि ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं। जब एग्जिस्टिंग इदारों पे ही अगर कोई नहीं आ रहा तो आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में, नए इदारों में जो है कौन आके पैसे लगाएगा। तो मुझे जो सच बात तो ये है, अगर हम बगैर लगी लिपटी बात करें, कि अगले 2-3 साल तक जो है, एटलीस्ट साल 1.5 साल तक जो है, मुझे FDI की सूरत हाल में कोई खातिर खा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सही। और एक आखिरी सवाल नुमान साहब, अगले इन 2-3 सालों में हमें जो पेमेंट्स करनी है मुख्तलिफ ममालिक को या बैनुल-अक़वामी इदारों को, वो भी बहुत ह्यूज हैं। और इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में तो चले गए, एक सेफ़ कवर तो हमें मिल गया, लेकिन क्या हम वो पेमेंट्स भी आसानी के साथ कर सकेंगे अपने इन जो इस वक्त हमारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं? देखिए, बात यह है कि आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मज़ीद एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ क्रिएट नहीं होता, आज आपके पास पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है? आपके पास लगा बंदा टेक्सटाइल है, थोड़ा बहुत हम जो करते हैं, और बाकी हम जो है थोड़ा बहुत राइस कर लेते हैं, और कुछ इसी किस्म के 30 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स हैं। इंपोर्ट को आप एक लिमिट तक कर्टेल कर सकते हैं, उसके बाद इंपोर्ट कर्टेलमेंट से आपकी इंडस्ट्री इंपैक्ट होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी आपका बोरिंग रेट गालिबन 12-15% की रेंज में है, पॉलिसी रेट 13% है, और ये 13 या 15% है, और आपका जो है उसके ऊपर 2-3% आप मजीद लगा दें कि जो आपका बोरोइंग रेट है। उसके अलावा आपका जो टैक्सेशन रेट है, टैक्स रेट जो है, वो तकरीबन 40 से 45% है अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स और आपके डिविडेंड टैक्सेस को बात करेंगे। तो इतने हाई टैक्सेस, इतनी हाई बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर कौन बंदा यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके लोकल इन्वेस्टर भी कोई नई इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो नहीं लगा रहा। कहने का मकसद ये है कि ठीक है, हमारी कुछ मामला बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन अगर 6 महीने या साल तक ये सूरत हाल बेहतर होती रही या कंसिस्टेंट रही, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर शायद FDI में और बाकी जो है उसकी सूरत हाल में कोई बेहतरी नज़र आए। क्योंकि FDI से पहले तो LDI, लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो सामने आए ना आपके, कि लोकल इन्वेस्टर जो है क्या वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से उनके साथ पार्टनरशिप में पैसे लगाएगा। जहाँ तक ताल्लुक के पैसे वापस करने का IMF वगैरह का, देखिए अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जैसे ही पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ 5 या 6% पर जाती है, उसके लिए आपको जो मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसका आपका बिल जो है करंट अकाउंट के ऊपर बहुत शदीद आता है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी इकॉनमी को कैसे चलाएंगे, क्या हम जो है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे। अभी आपने देखा था कि IMF ने पिछले दिनों में कह दिया कि आप नए इकनॉमिक जोन भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर नए इकनॉमिक जोन भी नहीं बनेंगे, आपकी जो है IT एक्सपोर्ट्स के लिए हमें जो इस किस्म के HR की ज़रूरत है और जो इंटरनेट बैंडविड्थ की ज़रूरत है, वो भी अगर हमारे पास मौजूद नहीं है, हम HR में और इंटरनेट बैंडविड्थ के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपकी IT एक्सपोर्ट भी सर्टेन लेवल से ऊपर जाके रुक जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो उसको बढ़ाने के लिए जो कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वक्ती तौर पर हमें ठीक है रिलीफ मिल गया है 2 साल का या 2.5 साल का, लेकिन अगले, और फिर आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जैसे इलेक्शन ईयर करीब आते हैं तो हमारे यहाँ फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, वही मजीद पैसे इकॉनमी के अंदर पंप इन करना चाहती हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमें वक्ती तौर पर तो गो के रिलीफ मिल गया है, लेकिन अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर दोबारा इकॉनमी के अंदर ठीक ठाक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।